जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। 50 प्रश्नों पर आज हम फिर तैयारी करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, आपको उत्तर बताने होंगे। और रोज़ निरंतर हमारी क्लास चलती है हिंदी की 8 बजे, तो सभी लोग तैयार रहें और हिंदी की कक्षा को रोज़ अटेंड करें ताकि आपकी जो हिंदी है वो और स्ट्रांग हो सके, ठीक है। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो है आपकी MP टेट की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की, दोपहर 2:30 बजे आपको बाल विकास की कक्षा मिलेगी और रात्रि 8 बजे आपको जो है हिंदी की यथावत कक्षा मिलेगी। चलिए, तो स्टार्ट होता है आज का ये सेशन। फटाफट से आपको उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 1 का। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले और शेयर भी कर देना है। तो आपका जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में विशेषण बताना है हमें। विशेषण आपने पढ़े होंगे, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक और गुणवाचक। ये सारे के सारे विशेषण आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नीली साड़ी। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? गुण, है ना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गुणवाचक विशेषण, यानी कि 1 नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा नहीं है स्वर? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 2, स्वर नहीं है बताना है सुरेंद्र जी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर डी, इया, यानी कि जो डी नंबर है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, रमाधन ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? प्रश्न क्रमांक 3, संधि आप लोगों ने पढ़ी है। जिसने भी नहीं पढ़ी है या कोई डाउट है संधि में तो वीडियो जरूर देखें संधि वाला, है ना। ट्रिक से भी मैंने बताया है, विस्तार से भी बताया संधि को। तो संधि का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का गुण स्वर संधि। रमा धन ईस बराबर क्या हो जाएगा? रमेश, है ना। और मैंने आपको बताया था कि शब्द में अगर एक मात्रा आए तो गुण संधि, है ना, और 2 मात्राएं आए इस प्रकार से तो वृद्धि, है ना। और बड़े ऊ की, बड़े ई की मात्रा आती है तो दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से संधि की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से आपको समझना है। तो यहां पर गुण संधि यानी कि जो ए नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर अरविंद मिश्रा। उत्तर आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 का शब्द क्रिया विशेषण बताना है हमें। तो क्रिया विशेषण जो शब्द है वो है तेज, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। दीपक कुमार परमार जी बिल्कुल सही है, ए नंबर, ठीक है। क्रिया विशेषण है तो ए। अगला क्वेश्चन है, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तरंग, पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े हैं, विलोम शब्द भी आपने पढ़े हैं। आपकी MP टेट सेकंड भाषा में पर्यायवाची जरूर पूछे जाएंगे। जब आप गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करते हैं तो उसमें पर्यायवाची, संधि, विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग ये सभी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है। तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है यहां पर। तो कौन सा है तरंग का? तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों ऊर्मी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है 5 का वो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तरंग शब्द का कौन सा होता है? डी। अगला बताना है हमें, डी सही हो जाएगा ऊर्मी। जो शब्द
क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहोगे, क्रिया विशेषण कहोगे, या फिर विशेषण या संबंध बोधक? तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताया अलका जी ने, क्रिया विशेषण, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर, क्रिया विशेषण। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? जल्दी से जो उत्तर बताएगा उसका उत्तर चेक किया जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपने पढ़ी हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है सकर्मक और अकर्मक का, कभी नहीं भूलोगे आप सकर्मक और अकर्मक, और आपको पहचान भी मिल जाएगी कि हमें सकर्मक को कैसे पहचानना है और अकर्मक को कैसे पहचानना है। तो यहां पर आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, या फिर मैं रोज टहलता हूं। तो सकर्मक क्रिया कहां पर हो जाएगी? देखो, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा नहीं है, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है। छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक। मैं रोज टहलता हूं, अकर्मक। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। छात्र बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग, है ना। अगर आपको कोई वाक्य मिलता है, मैं आपको थोड़ी सी आसान सी एक ट्रिक बता रहा हूं सकर्मक और अकर्मक का, आपको क्या करना है, क्या लगाकर प्रश्न करना है या फिर किसे लगाकर प्रश्न करना है। ठीक है, आप यहां पर क्या लगाना, बच्चे छत पर क्या उड़ा रहे हैं, आपको उत्तर मिल गया पतंग। अगर आपके उत्तर में क्या आता है, कर्ता आता है, तो आपका उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है, तो याद रख लेना, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, क्या हंसा, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, है ना। छात्र मैदान में दौड़ रहे, क्या दौड़ रहे हैं, नहीं मिला। मैं रोज टहलता हूं, क्या टहलता हूं, उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कौन सा? बी नंबर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से सकर्मक और अकर्मक की मैंने आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाकर दी है, तो वीडियो देख लेना, नहीं मिले तो बता देना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसकी। निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा, जल्दी से बताएं। सी वाला नहीं है, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें बताना है, कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका उत्तर हो जाएगा योजक चिन्ह, यानी कि सी नंबर, बिल्कुल सही बताया है, सी नंबर बिल्कुल सही है नीलम जी। अगला बताना है, कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल आपने पढ़े होंगे, जो काल हैं, काल के आपको वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, इनके काल के जो और भी जो भेद होते हैं उनको भी पढ़ना है आपको। अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किसमें हुआ? पार्थ खेलता है, पार्थ खेल रहा है, पार्थ खेलता होगा, या फिर पार्थ खेल रहा होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आपका उत्तर, अपूर्ण की बात हो रही है तो अपूर्ण कौन सा सही हो जाएगा? वी नंबर, पार्थ खेल रहा है, अभी खेल रहा है वर्तमान में, ये अपूर्ण है ना। तो अपूर्ण आपका बिल्कुल सही है, यानी कि वी नंबर, बी बिल्कुल जी बताया प्रवीण जी ने, प्रिया सिंह जी ने, बी प्रवीण जी ने बताया, वेरी गुड। अगला बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ? संदिग्ध भूतकाल, मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा, या फिर यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। आपको बताना है संदिग्ध भूतकाल किसमें हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, आप लोग संदेह अलंकार पढ़ते ना, संदेह अलंकार,
उसी प्रकार से ये संदिग्ध है कि मैंने निबंध लिखा होगा, पक्का नहीं है, लिखा होगा, ये संदिग्ध है ना। तो आपका जो विकल्प नंबर सी है वो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही है मनीष जी बैरागी, वेरी गुड। मैंने निबंध लिखा होगा, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची है? पर्यायवाची बताना हमें। झूठ का पर्यायवाची क्या है? झूठ का मिथ्या, मृषा, वचन या फिर असत्य। तो झूठ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर नहीं है बताना, यहां पर नहीं है ना। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो झूठ का पर्यायवाची नहीं है बताना यहां पर। प्रश्न क्रमांक 11 का पर्यायवाची तो असत्य भी है, मृषा भी है, मिथ्या भी है, लेकिन नहीं है की बात होगी तो वी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्चना केवट जी, वी नंबर, वेरी गुड। अगला है टेढ़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है टेढ़ा का? मोहम्मद शहद अली। प्रश्न क्रमांक 12 का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? टेढ़ा का घूमा, ये पर्यायवाची नहीं होगा। कुटिल, वक्र, बंक, ये पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, ए नंबर आपका सही होगा प्रश्न क्रमांक 12 का। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विलोम पहचानिए। सर्वोत्तम विलोम पहचानना है आपको। अल्प, अल्प का सर्वोत्तम विलोम जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? कई, बहु, बहुत या फिर सर्व। एमपी टेट वालों की कक्षा पुनः स्टार्ट होने वाली है रात्रि 8 बजे। इसी प्रकार से आपका हिंदी का सेशन चलेगा। ठीक है, फाइनल तैयारी हो रही है और ये फाइनल रूप से बहुत अच्छे रूप से करना है। किसी को भी किसी भी प्रश्न में डाउट है ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्प का बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 13 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प का वहु, यानी कि सी नंबर। ठीक है, अल्प का वहु सर्वोत्तम विलोम है ना। अगर यहां पर हम कहते कम तो कम का होता बहुत या ज्यादा, है ना। अल्प का आप बहु बोलेंगे, सी नंबर, यानी कि 13 का आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला बोल रहा है उषा। उषा का विलोम पहचानना है हमें। प्रश्न क्रमांक 14 है ना, ऊषा होगा ये, ऊषा, ऊषा। तो ऊषा का विलोम क्या हो जाएगा? संध्या। ठीक है, सुबह का बोलते तो शाम बोल देते, इसलिए ऊषा का क्या हो जाएगा? संध्या, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक नहीं है? नहीं है बताना है। कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक नहीं है? अंबर, अंबर का कौन सा नहीं है? सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से आना है एमपी टेट में। विलोम, पर्यायवाची, है ना, यहीं से आना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है हमें उमंग जी। अंबर का क्या हो जाएगा? पूजा देवी। अंबर का विलोम कौन सा नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर आकाश है, वस्त्र है, ठीक है, कपास है, लेकिन क्या नहीं होगा? समानार्थक। विलोम नहीं, समानार्थक पूछा है। ठीक है, तो समानार्थक कौन सा नहीं होगा? धातु, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही बताया चंद्रशेखर जी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ध्रुव बताना है, ध्रुव। ध्रुव किसका, ध्रुव का समानार्थक कौन सा नहीं है? ध्रुव का समानार्थक नहीं है बताना प्रश्न क्रमांक 16 का। तो 16 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव का दृढ़ है, स्थिर है, अचल है, लेकिन उत्तर आपका सही क्या होगा? सूरज, यानी सी नंबर बिल्कुल सही बताया। किसने बताया है? अलका जी ने। वेरी गुड। ठीक है,
अगला, इसलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आपको बताना है। जो सर्वप्रथम बताएगा उसका बिल्कुल नाम लिया जाएगा। वहां कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताना है। वहां कौन खड़ा है, प्रश्न क्रमांक 17। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर बताया पूजा जी ने, 17 का वी बताया है मंजुला जी ने, वी प्रश्नवाचक बिल्कुल सही है। प्रश्नवाचक वहां कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना है हमें, ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, अलंकार बताइए, अलंकार बताएं। हमें ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, प्रश्न क्रमांक 18 का तो आपका बिल्कुल सही आंसर बताया रितेश जी ने, उत्प्रेक्षा अलंकार, वेरी गुड। उत्प्रेक्षा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, उत्प्रेक्षा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अपहरण, ठीक है। उपसर्ग बताना है आपको, कौन सा उपसर्ग है अपहरण में। विक्रम सिंह जी, तो आपने पढ़े हैं, अप को अलग कर दो, हरण को अलग कर दो, उपसर्ग आपका निकल आएगा अप। तो अप यहां पर आप सी में टिक कर देना। 16 का सी, सुरेंद्र जी बिल्कुल सही है आपका। 19 का सी, नीलम जी वेरी गुड। अगला बताना, बुराई में लगा प्रत्यय बताइए, बुराई है ना, बुराई नहीं करना कोई किसी की, इसलिए प्रत्यय बता दो सभी लोग। पुष्पा गौर जी, बुराई यानी कि 20 है ना। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो कभी बुराई नहीं करना किसी की, ठीक है। जल्दी बताओ, बुराई में लगा प्रत्यय यानी कि 20 का जो आपने उत्तर बताया है, क्या बताया है, 20 का, वेरी गुड। मनीष बैरागी जी, आई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अब मनीष जी आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, तो आप कभी किसी की बुराई नहीं करना, ठीक है। बुराई में आई आपका बिल्कुल सही होगा। अगला बताना, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, नहीं है बताना है। समास आपने पढ़ लिए हैं, अव्ययी भाव समास किस में नहीं है, यथार्थ, प्रतिदिन, प्रतिमास या फिर आयव्यय। तो जल्दी बताएं, अव्ययी भाव समास में। तो प्रश्न क्रमांक 20 नंबर, तो उत्तर किसने बताया है, उत्तर बताया है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने बताया है डी, आय व्यय, वेरी गुड। आय व्यय में आय और व्यय होता है ना, इसलिए आय व्यय में कौन सा नहीं है, अव्ययी भाव समास नहीं है, ठीक है। हाँ, आय व्यय बहुत संभालते होंगे चंद्रशेखर जी। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा वाचक है, वाचक शब्द बताना है ना। तो जल्दी बताओ, वैसे भी आप में इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। दीप सा मन जल चुका है, इसमें वाचक शब्द बतानी है आपको। जल्दी से बताएं किसका जल चुका है, देखते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर 22 लिखना है और उत्तर बताना है। तो 22 का किसने बताया है सही, वेरी गुड, किसने बता दिया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रवीण जी, वी सा है ना, दीप सा मन जल चुका है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द है,
तो कौन सा शब्द है जो इंद्रियों की पहुंच से भी बाहर है, उससे क्या कह देंगे हम लोग? नीतू सिंह, LN माली, श्योपुर, मध्य प्रदेश। वेरी गुड। तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? 23। तो 23 का आंसर जो बता दिया है वो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। सी की तरफ आपका आंसर जा रहा है ना? सी की तरफ, यानी कि अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। वेरी गुड। 23 का इंद्रियों से पहुंच से बाहर हो, उसे अतीन्द्रिय। कौन सा शुद्ध रूप है? प्रश्न क्रमांक 24 का हमें शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप बताएं कौन सा है। इसको मैंने काट दिया, इसको भी आपको काट दिया। अब 50-50 है आपके पास, दो में से आपको बताना है। 50-50। 24। प्रश्न क्रमांक 24 का सही जो आंसर होगा पुष्पा जी ने बिल्कुल सही बताया है, अतिशयोक्ति, है ना? अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 24 है उसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, है ना? अभी चेक कर लेना जाके, अतिशयोक्ति होता है ना, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाणी, वाणी प्लस औचित्य का संधि शब्द कौन सा है? वाणी प्लस औचित्य संधि शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा? 25 का उत्तर बताना है हमें, शिशुपाल जी। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वाणी प्लस औचित्य। तो इसको भी काट दिया मैंने, इसको भी काट दिया। आपका विकल्प नंबर जो ए है, रितेश जी बिल्कुल सही बताया आपने, वाण्ड्योचित्य, एक नंबर। अगला क्वेश्चन है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अन्वीक्षण का संधि विच्छेद 26। देखो इसको भी मैंने काट दिया, इसको भी मैंने काट दिया। अब दो में से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूजा देवी जी, अनुधन ईक्षण यानी कि अन्वीक्षण। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? एक नंबर स्वर संधि। अगला क्वेश्चन आपको बताना, रंग, नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? रंग भवन, रंग भवन का रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह या फिर रंग रेलियां मनाने का स्थान। तो रंग भवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 27। सर्वाधिक उपयुक्त, आराम से देना उत्तर, नहीं तो रंगा रंग कर दो सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्तर आया है। किसका? मंजुला जी का। 27 का नाट्यगृह, है ना? रंग भवन का अर्थ होता है नाट्यगृह, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताना है, प्रतिघात। प्रतिघात का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ बताना है हमें। प्रतिघात, चोट के बदले चोट, या फिर हत्या, या फिर भारी चोट,
या उल्टे हाथ से चोट? प्रतिघात। अट्ठाईस का सी बता रहे हैं। कौन? 28 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा ज्योति जी? ए। वेरी गुड। ए नंबर यानी कि चोट के बदले चोट, ये कहलाता प्रतिघात, है ना। हम बोलते ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी को नहीं देना है, लेकिन प्रतिघात चोट के बदले चोट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का बताना है आपको। 3 समय तक कालतीत, तीनों समय होने वाला या फिर सर्वज्ञ। प्रश्न क्रमांक 29। तो 29 का बता दिया किसने? वेरी गुड, अलका जी। त्रिकालज्ञ मतलब सर्वज्ञ, है ना। डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर आपका त्रिकालज्ञ का सर्वज्ञ। चार विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। अब आपका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? आराम से पढ़ना और उत्तर बताना। 30 का सुरेंद्र जी ने बता दिया है बी। वेरी गुड। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, है ना, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो सही हो जाएगा। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, वी नंबर। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। प्रश्न क्रमांक 31। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 31 का आंसर बताना है। तब आपका 31 का बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? ए, यानी कि बिल्कुल सही उत्तर किसने बताया है? डी। उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या है? आशंका है। डी नंबर। वेरी गुड। पुष्पा जी, फरहाद जी, सही है आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है हमें। जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर बताना है प्रियंका जी। 2 शब्दों, जो शब्द वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संबंध बोधक। यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अगला देख लो। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
किसी को किसी प्रश्न में अगर डाउट लगता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 33। बिल्कुल सही आंसर बताया है अरविंद जी, प्रिया जी, वी नंबर। उपसर्ग। अगला देख लो, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 34। अशोक कुशवाहा जी, वंदना जी, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है 34 का आंसर। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 34 का बताना है सुरेंद्र जी। अधिक प्रिय होना यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बैठे से बगैर भली, बैठे से बेगार भली, सॉरी बेगार भली कहावत का सही अर्थ क्या है? बैठे से बेगार भली ये कहावत कैसी है? 35 का बिल्कुल सही बताया है आंसर विकल्प नंबर सी, यानी निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा है ना। वेरी गुड मनीष जी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शरणार्थी के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 36 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा सी, शरणार्थी के लिए अंग्रेजी शब्द हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल सही है प्रिया कुमारी जी, वेरी गुड। बंदर का तत्सम बताना है हमें, बंदर का तत्सम। बंदर, बंदर कहां पर रहता है? पेड़ पर रहता है। बंदर का आवास पूछा जाता है कहां पर है, तो बंदर रहता पेड़ पर। और बंदर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 37। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि शिशुपाल जी सी होगा, है ना, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते, कमल के समान नयन में समास कौन सा है? कमल के समान नयन, हम बोलते ना कमल नयन, कमल के समान नयन कौन सा समास हो जाएगा? 38 कमलेश जी पाल, कमल के समान नयन बताना है हमें, उत्तर क्या हो जाएगा? उमंग जी, कमल के समान नयन में समास कौन सा है? 38 का आंसर तब आपका बिल्कुल सही आंसर है कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बेसिक फंडा कर्मधारा है समास, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध स्थिर, युद्धिष्ठर, युद्ध थिरक या फिर युद्ध स्थायी? जो युद्ध में स्थिर रहते हैं, प्रश्न क्रमांक 39।
अधिकांश लोगों ने युधिष्ठिर बता दिया है ना। वैसे उत्तर इसमें जो दिया है वो युद्ध स्थायी दिया है ना, जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो आप लोग देख लेना, वैसे युधिष्ठिर होना चाहिए सी नंबर, है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताना, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनना है। जो व्याकरण जानता है, क्वेश्चन पूछा गया है 40 का, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था व्याकरणाचार, इसमें था एक व्याकरणाचार, है ना। तो सभी लोगों ने वैयाकरण नहीं लगाया, वैयाकरण नहीं लगाया, लगा दिया व्याकरणाचार, बोले व्याकरणाचार तो जानता है ना। तो वैयाकरण आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं वैयाकरण, यानी सी नंबर। अगला है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे प्रत्यय, उपसर्ग, निपात या विकारी शब्द क्या कहा जाता है? तो 46 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वी। अव्यय, ठीक है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहा जाता है, निपात। निपात कहा जाता है बी नंबर। अव्यय बोला यहां पर, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं। और जो शब्द के बाद में लगाकर अर्थ का परिवर्तन करते हैं वो प्रत्यय, है ना। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी डिस्कशन करके, ठीक है। अगला बताना फिर, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? अतुकांत शैली में कौन सी रचना लिखी गई? प्रश्न क्रमांक 47। तो 47 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक, यानी कि सी नंबर। इनकी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, ये अतुकांत शैली में लिखी गई है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको याद होनी चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जी ये छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते, छायावाद के, है ना। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है और इनका एक महाकाव्य है कामायनी। कामायनी महाकाव्य है, 15 सर्ग इसमें है कामायनी में। प्रेम पथिक बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इनकी अतुकांत रचना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? नहीं है बताना है ना। कायाकल्प, रंगभूमि, जय पराजय या फिर प्रेमाश्रम? 48 का आंसर। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 48 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जय पराजय, बी नंबर। शिवानी जी वेरी गुड। जय पराजय प्रेमचंद की नहीं है, प्रेमाश्रम है। कायाकल्प भी है, रंगभूमि यानी कि सी नंबर भी है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जय पराजय इनकी रचना नहीं है। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? कबीरदास बताना है आपको। कबीरदास की आपने पढ़ी ना पंक्ति, क्या पढ़ी है? प्रश्न क्रमांक 41, है ना। भक्ति काल के इस संत काव्य धारा के कवि थे कबीरदास जी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी की पंक्ति है और इस संत काव्य धारा के कवि थे कबीरदास जी, है ना। तो आपको अगला क्वेश्चन बताना है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, बघेली, मेवाती या फिर मगही?
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बताना है। 50 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो मेवाती आती राजस्थानी की, मगही आती बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बघेली आपकी आती छत्तीसगढ़ गढ़ी के अंदर, है ना। जो कन्नौजी है, एक कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आते हैं ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और मेवाती राजस्थानी, मगही बिहारी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका विकल्प नंबर जो 1 कन्नौजी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, 1 नंबर है। अलका जी, पुष्पा जी, प्रवीण जी, अब सभी लोग फटाफट से लाइक ठोक दो, है ना। कमलेश जी, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है। और शेड्यूल एमपी टेट वालों को सभी को पता है, हिंदी साहित्य की क्लास रोज 9 बजे यथावत आपकी चल रही है। हिंदी एमपी टेट वालों की रोज दोपहर 2:30 बजे से अब कक्षा स्टार्ट हो चुकी है। बाल विकास को पढ़ेंगे हम 2:30 बजे, ठीक है। 6:30 बजे पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, रात्रि 8 बजे हिंदी का इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। बहुत सारे लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है, अलका जी, बेसिक फंडा, अशोक जी, कमलेश जी, है ना, पुष्पा जी, उमंग जी, बहुत सारे लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से बता रहे हैं, पूजा देवी जी, ठीक है, सुरेंद्र जी, रिदेश जी। जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम ग्रुप है अपना एक बहुत बड़ा सा, जिसमें 5000 लोग हैं, 5000 लोग अध्ययन कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना है। और व्हाट्सएप ग्रुप एमपी टेट वालों का अलग है ना, हिंदी साहित्य वालों का अलग है, और अपना एक जेल प्रहरी एग्ज़ाम का अलग ग्रुप है। तो जो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अलग अलग ग्रुपों में जुड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। सीमा, मीना जी, मनीष जी, क्या हो गया, मंजुला जी, रितेश जी, सुरेंद्र जी, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर 9098609291, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है। अर्चना केवट जी, सभी के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, भाषाओं का बना दूंगा अलका जी, ये भाषाएं याद हो जाएंगी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी 2 मिनट की है ना। तो सभी को जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की, तो उससे जुड़ जाना, ठीक है। तो आज के वीडियो के